आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल किट्टो एक्सप्लेन्ड में। और भाई साहब, लास्ट पार्ट में आप सभी ने दिल खोल के सपोर्ट दिखाया था, तो सबसे पहले उसके लिए आप सभी को मेरे साइड से बड़ा सा थैंक यू। तो वहीं आज की इस वीडियो में आप देखने वाले हैं कि कैसे हुआ युहाओं और डी टियान की फाइट में सन मून एम्पायर खुद बीस्ट गॉड के अगेंस्ट उतर आएगी और डी टियान को मार के उसे हंट करने की अपनी पूरी कोशिश करेगी। और जहाँ तभी झोंगली वो अपने एक खतरनाक भाले से डी टियान को घायल कर देता है और उसे जान से मारने की पूरी कोशिश करता है। और इसी एपिसोड में हुआ युहाओं अपनी नई ताकत के साथ एक बिल्कुल नई दुनिया को समझना शुरू करेगा। और अब सवाल ये है कि क्या हुआ युहाओं सच में सन मून एम्पायर के कैंप में जाएगा और वहाँ जूजी से उसकी मुलाकात कैसी होगी, और आप ये सब देखेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लास्ट पार्ट में क्या हुआ था उसका एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। लास्ट पार्ट में जैसे ही एल्डर जुआन लाओ अपनी ताओटे ब्लडलाइन की पावर से डी टियान को हराने वाले ही होते हैं कि तभी डी टियान सिल्वर ड्रैगन किंग युएना से पावर बोरो करके उल्टा जुआन लाओ को ही सप्रेस करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पे लेवल 90 वाले हुआ युहाओं की एंट्री हो जाती है, जो आते ही डी टियान के कई सारे बड़े बड़े अटैक को नलिफाई कर देता है और उसे धीरे धीरे सन मून एम्पायर के कैंप की तरफ ले जाने लगता है। और अब आगे इस एपिसोड में जब हुआ युहाओं और डी टियान की टक्कर से बने वो डार्क ब्लू हरिकेन्स फैलने लगे थे, जो उनके टेंट्स को तहस नहस कर रहे थे। और वहाँ मौजूद हर सोल इंजीनियर पागलों की तरह अपनी सोल पावर अपने टूल्स में डालने लगता है, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर ये हरिकेन अंदर तक घुस गया तो किसी का बचना मुश्किल हो जाएगा। जिसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हुआ युहाओं खुद भी 10 सेकंड से ज्यादा देर तक हिल भी नहीं पाया था। उसका शरीर थोड़ा कांप रहा था, लेकिन वो धीरे धीरे खुद को संभाल लेता है। और जब वो ऊपर आसमान में डी टियान की तरफ देखता है तो उसकी आंखों में एक हल्का सा डर भी झलकता है। आगे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अपनी इस नई ब्रेक थ्रू के बाद हुआ युहाओं को खुद अंदाजा हो जाता है कि उसकी सोल पावर अब एक नए टाइटल डुलियो से कहीं ज्यादा है, शायद रैंक 97 या 98 के आसपास की। और सबसे खास बात ये थी कि उसकी अल्टीमेट आइस और स्पिरिचुअल पावर अब पूरी तरह से एक दूसरे में घुल मिल गई थी और उसे यकीन हो जाता है कि अब वो किसी भी नॉर्मल ट्रांसेंडेंट डुलियो से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और उस पर भी उसके पास वो दुनिया का सबसे ताकतवर ह्यूमन शेप्ड सोल टूल भी था, यानी आईसी वॉर गॉड्स आर्म। लेकिन सच कहूँ तो दोस्तों युहाओं अभी भी डी टियान के आसपास भी नहीं था। जिसके बाद हुआ युहाओं अपनी सांसें संभालते हुए डी टियान को घूरता रहता है और अपनी मॉर्निंग ड्यू डैगर को धीरे से ऊपर उठाता है और उसमें अपनी सोल पावर भेजने लगता है और फिर उसी पावर को वापस अपने शरीर में खींच लेता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस बार उसके पास उसके स्पिरिट्स की मदद नहीं थी, फिर भी उसकी ये डैगर अकेले ही उसका साथ दे रही थी। और सच कहूँ तो आज पहली बार उसे एहसास हुआ कि अगर ये डैगर और ये आर्मोर ना होते तो शायद उस अटैक का 70% असर भी उसकी जान ले लेता। जिसके बाद आसमान में एक जोरदार धमाके की आवाज आती है और सन मून एम्पायर के 2 लिंक डिफेंसिव बैरियर्स एक साथ टूट जाती हैं और उनके अंदर मौजूद हर चीज उन डार्क ब्लू हरिकेन्स में लिपट जाती है। और दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूं कि हर एक सोल टूल डिप्लॉयमेंट एरिया में लगभग 50,000 सैनिक थे और साथ में कई कीमती सोल टूल्स और सोल इंजीनियर्स भी। खुशकिस्मती से बाकी की बैरियर्स किसी तरह टिक जाती हैं और बचे हुए हरिकेन्स धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। जिसके बाद हुआ युहाओं को थोड़ी हैरानी होती है कि आखिर डी टियान ने उस पर फिर से हमला क्यों नहीं किया है। और तभी कैंप के अंदर से एक मिस्टीरियस डार्क रेड पावर रिलीज होती है, जो देखने में बहुत पतली मगर बहुत लंबी दिखाई देती है। और वो दोनों तबाह हुई एरियाज के ऊपर जाकर रुक जाती हैं और फिर उसके अंदर कई सारी गुस्से और डर से भरी हुई वेंजफुल स्पिरिट्स खिंचती चली आती हैं और देखते ही देखते वो रोशनी एक भयानक भाले का रूप ले लेती है और डी टियान भी इसे देखकर थोड़ा चौंक जाता है। जिसके बाद हुआ युहाओं भी अपनी स्पिरिचुअल पावर से समझ जाता है कि वो स्पीयर सीधा डी टियान के लिए बनाई गई है। और ठीक उसी पल कैंप के बीच में छुपी जूजी ठंडी आवाज में आदेश देती है कि फायर फीनिक्स सोल इंजीनियर लीजन तैयार हो जाओ और अपनी पूरी ताकत के साथ फायर करो और अपनी सारी फायर पावर को डी टियान पर कंसंट्रेट करो। और इतना सुनते ही कैंप से एक के बाद एक लाइट बीम्स उठती हैं जो सीधा डी टियान की तरफ बढ़ने लगती हैं। और ऐसा होता देख श्रेक एकेडमी के सारे लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि सन मून एम्पायर खुद डी टियान पर हमला करेगी। ये तो वैसा ही था जैसे कोई खुद अपनी मौत को बुला रहा हो। लेकिन दोस्तों यहाँ मैं आपको एक बहुत जरूरी सीक्रेट बता दूं जिसे शायद ही कोई समझ पाया हो। असल में जूजी शुरू से ही चाहती थी कि झोंगली वो और बाद में उनकी अपनी लीजेंड्स डी टियान पर हमला करें, और इसकी सिर्फ एक ही वजह थी कि वो हुआ युहाओं की मदद करना चाहती थी। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जूजी कभी भी श्रेक एकेडमी पर सच में हमला करने का इरादा नहीं रखती थी, क्योंकि जब से हुआ युहाओं ने उसके बेटे को वापस ला कर दिया था तब से उसके बदले की भावना उसकी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा नहीं रही थी। और उसकी दुनिया में सिर्फ 2 ही लोग सबसे इम्पोर्टेंट थे, एक तो उसका बेटा जू युनहान और दूसरा खुद हुआ युहाओं होता है।
इसलिए जैसे ही उसने देखा कि डी टियान अपनी स्वॉर्ड से हुआ युहाओं पर वार कर रहा है, उसका दिल जैसे रुक ही गया था और इसी इमोशनल मोमेंट में उसने बिना किसी हिचक के अपनी आर्मी को डी टियान पर हमला करने का आदेश दे दिया था। जिसके बाद सच कहूँ तो वहाँ खड़ा कोई भी इंसान उसकी असली वजह नहीं समझ पाया था, क्योंकि किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि एक कमांडर अपनी मिलिट्री डिसीजंस अपनी पर्सनल फीलिंग्स के आधार पर ले सकती हैं। और दोस्तों, मजे की बात ये भी है कि उसका ये आदेश इतने सही टाइमिंग पर आया था कि सबको लगा वो झोंगलीवू के साथ मिलकर एक कंबाइंड प्लान एक्सिक्यूट कर रही है, इसलिए किसी ने उसके इस फैसले पर सवाल भी नहीं उठाया था। जिसके बाद डी टियान गुस्से में अपना ह्यूज हाथ हवा में झटकता है और एक ब्लैक लाइट का पॉइंटेड स्केल उसके सामने बन जाता है, जो उन लिंक्ड ऑफेंसिव सोल टूल्स की बीम्स को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन ये सिर्फ कुछ ही पलों के लिए काम आता है। और दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूं कि डी टियान की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहता है और फिर वो इंस्टेंट टेलीपोर्ट करके बच निकलता है, क्योंकि उन बीम्स की पावर उसके अंदाजे से कहीं ज्यादा थी और वो सोचने लगता है कि आखिर इंसान इतने पावरफुल सोल टूल्स कैसे बना सकते हैं, क्योंकि पहले बीस्ट वेव के दौरान जो सोल टूल्स उसने देखे थे वो इनके सामने कुछ भी नहीं थे। और उसे ये भी एहसास होता है कि अगर ऐसे वेपन्स एग्जिस्ट करते हैं तो उसका ग्रेट स्टार दो फॉरेस्ट भी कभी भी खतरे में आ सकता है। जिसके बाद हुआ युहाओं इस मौके का पूरा फायदा उठाता है और वो अटैक करने की जगह वहां से सीधा भाग जाता है और एक ही पल में हवा में छुपते हुए वो सन मून एम्पायर के कैंप की बाउंड्री से बाहर निकल जाता है और साथ ही अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन शेयरिंग से श्रेक एकेडमी के बाकी लोगों को भी वापस सिटी की तरफ लौटने का इशारा कर देता है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि उसके लिए ये एक बहुत बड़ी जीत थी, क्योंकि डी टियान की मदद से उसने सिर्फ इतने में ही 2 पूरी सोल टूल डिप्लॉयमेंट एरियाज खत्म करवा दी थी, यानी सन मून एम्पायर की पूरी आर्मी का लगभग 10वां हिस्सा अब खत्म हो चुकी थी। जिसके बाद डी टियान हवा में इधर उधर फ्लिकर करते हुए उन सोल टूल्स के अटैक से बचता रहता है और गुस्से में अपनी डार्क ड्रैगन स्वॉर्ड उठाता है और तभी आसमान में एक भयानक चीख गूंजती है और एक डार्क रेड लाइट की चमक दिखती है और जैसे ही वो रोशनी गायब होती है तभी पूरा आसमान खून जैसे लाल रंग में बदल जाता है और डी टियान जैसे ही स्पेस को चीर के भागने की कोशिश करता है, उसे हैरानी से पता चलता है कि उसके चारों तरफ की स्पेस पहले से ही सील हो चुकी है और अब वो फ्री फ्लिकर भी नहीं कर पा रहा था। जिसके बाद उसी पल फिर से वो सोल टूल्स उस पर हमला करते हैं, लेकिन फिर भी डी टियान तो डी टियान ही था और वो जल्दी से अपनी स्वॉर्ड को हॉरिजॉन्टली घुमाता है और 2/3 अटैक्स को अब्सॉर्ब कर लेता है और बाकी 1/3 अटैक्स उसके शरीर पर लगती हैं और उसके पीछे फिर से वो ब्लैक सन और पर्पल मून दिखने लगते हैं और उसकी आंखों में गुस्से से गोल्डन ग्लो भड़क उठता है, यानी अब बीस्ट गॉड सच में पूरी तरह भड़क चुका था। लेकिन तभी ठीक उसी पल बिना किसी चेतावनी के एक डार्क रेड भाला उसकी छाती में घुस जाता है। और दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये भाला इतना डरावना लाल था कि ऐसा लगता था जैसे उसमें से सच में खून टपकेगा। और सबसे डरावनी बात ये थी कि इस भाले से पहले डी टियान को एक ब्लड सी ने पूरी तरह घेर लिया था, जिससे वो हिल भी नहीं पाया और डी टियान को तुरंत समझ आ जाता है कि यही वो चीज है जिसने उसकी स्पेस को सील कर रखा था। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और इस भाले ने उसे पूरी तरह चौंका दिया था। ऊपर से वो ऑलरेडी उन सोल टूल्स के अटैक से भी जूझ रहा था। लेकिन डी टियान का शरीर किसी भी रेयर मेटल से ज्यादा मजबूत था, लेकिन फिर भी उस वार से एक दर्द भरी चीख निकल जाती है और वो अपनी स्वॉर्ड से उस भाले को आधा काट देता है, लेकिन उसकी नोक उसके शरीर के अंदर ही फंसी रह जाती है और हजारों वेंचफुल स्पिरिट्स की चीखें आसमान में गूंजने लगती हैं और वो ब्लड सी उसे पूरी तरह निगलने की कोशिश करता है। इतने में वो लिंक्ड ऑफेंसिव सोल टूल्स भी रुक जाते हैं, क्योंकि वो इतनी देर तक कंटिन्यूअस फायर नहीं कर सकते थे, वरना खुद ओवरहीट हो जाते। लेकिन उनका काम तो हो ही चुका था और असली नुकसान तो उस लाल भाले ने पहुंचाया था। जिसके बाद डी टियान गुस्से से कांपते हुए अपनी डार्क ड्रैगन स्वॉर्ड को सीधा सन मून एम्पायर के कैंप की तरफ नीचे की ओर झटक देता है और एक ड्रैगन की दहाड़ के साथ वो ब्लड सी पूरी तरह फट जाता है और एक और सोल टूल डिप्लॉयमेंट एरिया की डिफेंसिव बैरियर टूट जाती है और एक पर्पल ब्लैक स्वॉर्ड लाइट सीधा एक टेंट में जा घुसती है। लेकिन उस टेंट से भी एक खून जैसी रोशनी निकलकर उस वार को काउंटर कर देती है। और दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूं कि उस टेंट के अंदर 12 इवल सोल मास्टर्स क्रॉस लेगेड बैठे थे, जिनमें से 4 उसी पल खून की उल्टी कर देते हैं और खुद झोंगलीवू का चेहरा भी पीला पड़ जाता है। जिसके बाद 50 किलोमीटर दूर तक डी टियान की दहाड़ सुनाई देती है और वो अपनी स्वॉर्ड से उस ब्लड सी को फिर से चीरता है और भले ही उसे पता था कि ये स्पेस सील है, फिर भी वो एक क्रैक में घुसकर गायब हो जाता है और वो ब्लड सी बेचैनी से उसे ढूंढता रहता है, लेकिन आखिरकार न मिलने पर खुद बिखर जाता है। जिसके बाद झोंगलीवू डिसैटिस्फाइड होकर कहता है कि वो ऐसे कैसे भाग गया और फिर वो कहता है, लेकिन फिर भी उस भाले ने उसे बुरी तरह घायल कर दिया होगा, इसलिए सब लोग मेरे साथ ग्रेट स्टार 2 फॉरेस्ट चलो उसे ढूंढने। जिसके बाद दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अकेले 12 इवल सोल मास्टर्स की कुल ताकत भी डी टियान को हराने के लिए काफी नहीं थी,
लेकिन उन्होंने सिर्फ अपनी ताकत नहीं बल्कि हजारों वेंजफुल स्पिरिट्स का बदला उस लाल भाले में जला दिया था, जिससे वो स्पेस को सील भी कर सका और एक भारी वार भी कर पाया। और भले ही वो भाला डी टियान के शरीर को पार नहीं कर पाया था, लेकिन फिर भी उसका कुछ हिस्सा अंदर घुसकर उस डरावने वेंजियंस को छोड़ गया था, जो अब उसके शरीर के अंदर तबाही मचाएगा। और इसी वजह से झोंगलीवू इतनी जल्दबाजी में उसे ढूंढने निकल पड़ा था, क्योंकि अगर सच में डी टियान को मार पाए तो होली गोस्ट चर्च दुनिया की सबसे ताकतवर ताकत बन जाएगी और वो खुद दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बन जाएगा। जिसके बाद ये सब देखकर हुआ युहाओं, एल्डर जुआन और बाकी सब आखिरकार राहत की सांस लेते हैं, क्योंकि बीस्ट गॉड आखिरकार चला गया था और शायद अभी कुछ टाइम तक वो हुआ युहाओं के लिए कोई थ्रेट नहीं रहेगा। लेकिन जैसे ही हुआ युहाओं अपना वाइजर ऊपर करता है तो एल्डर जुआन देखते हैं कि उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका है, और तभी हुआ युहाओं के मुंह से खून की एक धार निकलती है और उसका शरीर इधर उधर डगमगाने लगता है, और बस वो एल्डर जुआन के सहारे की वजह से वो गिरने से बच पाता है। जिसके बाद एल्डर जुआन कहते हैं कि बाद में बात करेंगे और अभी पहले सिटी चलते हैं, और फिर उन दोनों की फिगर वहाँ से गायब हो जाती है और यान शाओजे और बाकी सब उनके पीछे पीछे चलते हैं। जिसके बाद दोस्तों ये पूरी फाइट सबके लिए कितनी करीब की मौत जैसी थी, और साथ ही उन्होंने सन मून एम्पायर की असली ताकत भी देख ली थी, और खुद डी टियान तक उन लिंक्ड ऑफेंसिव सोल टूल्स के सामने फुल पावर से नहीं टिक पाया था, और उस पर भी होली गोस्ट चर्च खुद बीस्ट गॉड को घायल करके पीछे हटा सकती थी। इसलिए जो लोग अभी अभी हुआ युहाओं की सक्सेस का जश्न मनाना चाहते थे वो भी इस डिमोरलाइजिंग सच के सामने एकदम चुप हो जाते हैं। जिसके बाद एल्डर जुआन हुआ युहाओं को सीधा सी गॉड्स पवेलियन ले जाते हैं, और गोल्डन ट्री के सामने पहुंचकर हुआ युहाओं पहले की तरह घुटने टेककर उसे प्रे करता है और कहता है, टीचर आपका शुक्रिया जो आपने मेरी मदद की, और मैंने आखिरकार ब्रेक थ्रू कर लिया है और अपना दूसरा सोल कोड पूरा कर लिया है। आप यकीन रखिए मैं श्रेक सिटी को बचाने और सन मून एम्पायर को इसे तबाह करने से रोकने में अपनी पूरी जान लगा दूंगा। जिसके बाद दोस्तों यहाँ एक बहुत भावुक पल आता है, क्योंकि एल्डर जुआन जो बगल में खड़े थे वो मुंह फेर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि एल्डर मुएन अब कभी हुआ युहाओं की आवाज नहीं सुन पाएंगे, लेकिन वो ये सच उसे बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। जिसके बाद दोनों सी गॉड्स पवेलियन में वापस आ जाते हैं और एल्डर जुआन पूछते हैं कि अब कैसा महसूस हो रहा है। और दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूं कि भले ही दोनों के पास दो दो सोल कोर्स थे, फिर भी हुआ युहाओं का कल्टीवेशन मेथड इतना अलग था कि एल्डर जुआन अपनी सोल पावर से उसकी बॉडी की हालत रीड तक नहीं कर पा रहे थे। जिसके बाद हुआ युहाओं कहता है कि वो ठीक है, बस बीस्ट गॉड का वार खाने के बाद थोड़ा शेकन है, लेकिन उसकी रिजनरेटिव एबिलिटी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। जिसके बाद एल्डर जुआन मुस्कुराते हुए कांग्रेचुलेट करते हैं और कहते हैं कि अब तो तुम एकेडमी के नंबर 1 सोल मास्टर बन सकते हो और शायद बीस्ट गॉड को भी चैलेंज कर सकते हो। और उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने अभी कुछ इविल सोल मास्टर्स को ग्रेट स्टार 2 फॉरेस्ट की तरफ जाते देखा था, यानी डी टियान को जरूर सीरियस इंजरी हुई होगी। तो इस पर हुआ युहाओं थोड़ी शरारती मुस्कान के साथ कहता है कि उन इविल सोल मास्टर्स को पता ही नहीं है कि वो किसके पीछे पड़ गए हैं, बीस्ट गॉड को हंट करने की सोचना ही पागलपन है। जिसके बाद एल्डर जुआन कहते हैं कि ग्रेट स्टार 2 फॉरेस्ट में सिर्फ डी टियान ही नहीं है, एमरल्ड स्वान, बेयर लॉर्ड, मीरियड, डीमन किंग जैसे बहुत सारे पावरफुल सोल बीस्ट्स भी हैं, और शायद वो इविल सोल मास्टर्स का सामना ना कर पाए। लेकिन हुआ युहाओं सिर हिलाकर कहता है कि उसे नहीं लगता कि एमरल्ड स्वान या बाकी कोई उन इविल सोल मास्टर्स के सामने टिक पाएगा, क्योंकि उन्होंने जो भी पावर इस्तेमाल की थी वो असल में उन सैनिकों की सोल्स थी जो उसकी और डी टियान की फाइट के स्पिलओवर में मारे गए थे, यानी उनकी कंबाइंड पावर कई ट्रांसेंडेंट डुलियो के बराबर हो गई थी। लेकिन फिर भी वो ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं कि बीस्ट गॉड को कितना नुकसान हुआ है। जिसके बाद एल्डर जुआन हैरान होकर पूछते हैं कि क्या वो हमला उतना सीरियस नहीं था जितना लगा था। तो हुआ युहाओं समझाता है कि हाँ, वो हमला बहुत पावरफुल था और हजारों सोल्स का गुस्सा उसमें था, लेकिन जरूरी बात यह है कि डी टियान के पास भी यिन यांग इक्विलिब्रियम सोल कोर्स है, इसलिए उसे भारी इंजरी देना बहुत मुश्किल है। और इसी पर एल्डर जुआन जल्दी से पूछते हैं कि आखिर इस यिन यांग इक्विलिब्रियम सोल कोर्स में ऐसी क्या खास बात है। जिसके बाद हुआ युहाओं समझाता है कि जब ये दोनों सोल कोर्स बनते हैं तो उनकी पावर आपस में फ्यूज हो जाती है, यानी टकराने के बाद वो पावर एक नए तरीके से रिऑर्गेनाइज, प्योरीफाई और कॉम्प्रेस हो जाती है, जिससे उसकी सोल पावर में स्पिरिचुअल पावर और अल्टीमेट आइज दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं। और ये नई पावर एक वर्लपूल जैसी शेप लेती है जो बहुत डिस्ट्रक्टिव होती है, और साथ ही उसकी सोल पावर को सबसे कॉम्पैक्ट फॉर्म में रखती है। और उसे ये भी एहसास हुआ है कि ब्रेक थ्रू के बाद उसकी सोल पावर का टोटल वॉल्यूम पहले से 3 गुना बढ़ गया है और फाइटिंग पावर 5 गुना तक बढ़ गई है। जिसके बाद हुआ युहाओं आगे बताता है कि ये नई पावर बाहरी किसी भी एनर्जी या अटैक के अगेंस्ट बहुत रेजिस्टेंट होती है, इसलिए भले ही उस भाले की वेंजियंस बहुत इंटेंस थी, लेकिन फिर भी उसे यकीन है कि डी टियान की सालों पुरानी यिन यांग सोल पावर उसे पूरी तरह डिसोल्व कर लेगी।
और उसका शरीर डार्क टाइप है, इसलिए भले ही उसे इंजरी हुई होगी वो उतनी सीरियस नहीं होगी जितना इविल सोल मास्टर्स सोच रहे हैं। और वो थोड़ा मजाक भी करता है कि उन इविल सोल मास्टर्स की हिम्मत तो देखो, वो खुद बीस्ट गॉड के घर में जाकर उसे चैलेंज करने चले हैं। ये सुनकर एल्डर जुआन भी गहरी सांस लेते हैं और वो कहता है, सच में बीस्ट गॉड से लड़ना किसी के बस की बात नहीं है। जिसके बाद एल्डर जुआन कहते हैं कि अब तुमने काफी बता दिया है और अब जाओ अपनी इंजरी ट्रीट करो और मैं तुम पर नजर रखूंगा। और कहते हैं कि काश वुटोंग यहाँ होती और अगर दोनों मिलकर लड़ते तो शायद डी टियान को भी टक्कर दे सकते थे। तो हुआ युहाओ थोड़ा अजीब सी मुस्कान के साथ कहता है कि शायद अब उसकी और वुटोंग की मार्शल सोल फ्यूजन पहले जैसी ना हो, क्योंकि ब्रेक थ्रू के बाद उसकी सोल पावर पूरी तरह बदल चुकी है और शायद उसकी सोल पावर के साथ अब पहले जैसे फ्यूज ना हो, लेकिन उनकी मार्शल सोल फ्यूजन स्किल्स अब भी काम करेंगी। इसलिए अगर वो साथ हो तो दोनों मिलकर खुद को डिफेंड तो कर ही सकते हैं। जिसके बाद एल्डर जुआन पूछते हैं कि वो छोरी गई कहाँ है और इतने इम्पोर्टेंट समय पर वुटोंग उसके साथ क्यों नहीं है। जिसके बाद हुआ युहाओ सच बता देता है कि उसने वुटोंग को 2 लिंग एम्पायर भेजा है ताकि वो उन्हें श्रेक सिटी ट्रूप्स ना भेजने के लिए मना सके। ये सुनकर एल्डर जुआन हैरान नहीं हो जाते हैं और फिर एक गहरी सांस लेकर कहते हैं कि क्या तुम जानते हो कि अगर सबको ये पता चल गया कि तुमने क्या किया है तो क्या होगा। जिसके बाद हुआ युहाओ सिर झुकाकर कहता है कि उसे साफ पता है कि ये एक ट्रैप है और वो नहीं चाहता कि स्टार लुओ और 2 लिंग एम्पायर इसमें फंसे, लेकिन वो ये भी जानता है कि उसकी कोशिशें शायद कुछ बदल ना पाएगा, क्योंकि वो एम्पायर सन मून एम्पायर को हराने का ऐसा मौका हाथ से नहीं जाने देंगे और अगर वो सच में मदद के लिए आ गए तो उसे डर है कि। जिसके बाद एल्डर जुआन समझाते हैं कि भले ही वुटोंग की बात कुछ हद तक सही लगी थी, फिर भी एकेडमी इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती है क्योंकि फेल होने की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए ऐसे मौकों पर एकेडमी को अपनी सुरक्षा को प्रायोरिटी देनी ही पड़ती है। और वो ये भी याद दिलाते हैं कि आज जो उन्होंने देखा है उससे पता चलता है कि सन मून एम्पायर की आर्मी कितनी ताकतवर हो चुकी है और खुद डी टियान को भी उनके कुछ अटैक्स से बचना पड़ा था, तो वो लोग डायरेक्ट फाइट में कैसे टिक पाएंगे। जिसके बाद हुआ युहाओ सिर हिलाकर कहता है कि वो उनकी मजबूरी समझता है, इसलिए वो सिर्फ अपनी तरफ से जितना हो सके सिचुएशन को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है और इसी वजह से वो क्लोज डोर कल्टीवेशन में गया था ताकि अपनी नई ताकत से सन मून एम्पायर को कुछ हद तक डरा सके। और कहता है कि ठीक होने के बाद वो एक बार सन मून एम्पायर के कैंप में जाना चाहता है। जिसके बाद एल्डर जुआन की आंखें थोड़ी फैल जाती हैं, लेकिन वो तुरंत मान जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है जाओ। और असल में अब एक अच्छा मौका भी है क्योंकि वो जानते थे कि हुआ युहाओ और वॉर गॉड एम्प्रेस के बीच कुछ खास रिश्ता है और अब जब इविल सोल मास्टर्स ग्रेट स्टार 2 फॉरेस्ट की तरफ निकल गए हैं तो उससे मिलने का अच्छा मौका है। जिसके बाद एल्डर जुआन खुद हुआ युहाओ को उसके कमरे तक छोड़ने जाते हैं और अपने लोगों को तांग सेक्ट इन्फॉर्म करने के लिए भेज देते हैं कि युहाओ ठीक है। जिसके बाद हुआ युहाओ लेग्स क्रॉस करके बैठता है और शांत होकर उस पूरी फाइट को याद करता है। उसे एहसास होता है कि डी टियान का वो वार शायद उसकी फुल पावर के बराबर था और उसकी डार्कनेस पावर अकेली इतनी डरावनी नहीं थी, लेकिन जब वो उसकी स्पेशल पावर के साथ मिल जाती है तो वो लगभग अनबीटेबल बन जाती है। जिसके बाद उसके अंदर के दोनों यिन यांग इक्विलिब्रियम सोल कोर्स घूमने लगते हैं और छोटे छोटे सोल पावर के वर्लपूल्स उसके पैसेजवेज में सर्कुलेट होने लगते हैं। और दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूं कि भले ही उसे कुछ इंजरीज हुई थी, लेकिन फिर भी आईसी वॉर गॉड्स आर्मोर और ड्रैगन पिल की एनर्जी की वजह से वो ज्यादा सीरियस नहीं थी। उसका शरीर किसी भी आम इंसान से कहीं ज्यादा टफ हो चुका था और कुछ ही सर्कुलेशंस के बाद उसकी सारी इंजरीज गायब हो जाती हैं। जिसके बाद हुआ युहाओ सोचता है कि भले ही यिन यांग कॉम्प्लीमेंट टेक्निक से दूसरा सोल कोर बनाना कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, उसके फायदे भी उतने ही बड़े हैं। और दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूं कि अब खुद हुआ युहाओ भी पूरी तरह नहीं मेजर कर पा रहा था कि उसकी सोल पावर कितनी बढ़ चुकी है, लेकिन उसे यकीन था कि अब वो बिना वुटोंग के भी अकेले यान शाओजे जैसे पावरफुल कल्टीवेटर्स को 1-on-1 फेस कर सकता है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उसकी रिजेनरेटिव एबिलिटी किसी भी नॉर्मल टाइटल डुलियो या ट्रांसेंडेंट डुलियो से कहीं ज्यादा थी, क्योंकि उनके पास सिर्फ एक सोल कोर होता है जबकि उसके पास 2 थे जो उसे फ्लेक्सिबिलिटी और ड्युअलिटी दोनों दे रहे थे। जिसके बाद हुआ युहाओ डी टियान की पावर के बारे में भी सोचता है। और दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूं कि डी टियान की सोल पावर भी डुअल थी, लेकिन उसका डुअल नेचर उसकी डार्कनेस पावर और स्पेशल पावर के मिलने से बना था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि वो स्पेशल पावर असल में उसकी अपनी नहीं थी, उसने सैकड़ों हजार साल तक उसे एक्सपेरिमेंट करके अपनी कंपैरेटिवली कमजोर स्पिरिचुअल पावर की जगह उसे फ्यूज कर लिया था। यानी डी टियान के अंदर 3 तरह की पावर्स थी, लेकिन उसकी असली स्पिरिचुअल पावर बाकी दोनों से कमजोर थी। और इसी से हुआ युहाओ को एहसास होता है कि अभी भी उसके पास सीखने और एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ बाकी है और सिर्फ दूसरा सोल कोर बनाना तो एक नया दरवाजा खुलने जैसा था।
जिसके बाद रात होते ही हुआ युहाओ धीरे से अपने बेड से उठकर जमीन पर खड़ा होता है और उसका पूरा शरीर एक पावरफुल ऑरा से चमकने लगता है, जैसे वो खुद कोई ह्यूज ड्रैगन हो। और दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूं कि अपना दूसरा सोल कोर पूरा करने के बाद हुआ युहाओ ऑफिशियल तौर पर दुनिया के सबसे पावरफुल कल्टिवेटर्स की लिस्ट में आ चुका था। जिसके बाद हुआ युहाओ को अपने बॉडी की पूरी सिचुएशन समझ आती है, क्योंकि अभी उसकी सोल पावर लगभग रैंक 92 के आसपास थी, लेकिन उसका एक्चुअल सोल पावर वॉल्यूम किसी रैंक 97 ट्रांसेंडेंट डूलियो के बराबर था और उसकी ट्विन मार्शल सोल्स की वजह से वो किसी रैंक 97 ट्रांसेंडेंट डूलियो से भी पीछे नहीं था। हाँ, अगर लॉन्ग जियाओ जैसे किसी बहुत पावरफुल कल्टिवेटर से फिर सामना हो तो शायद वो उसे हरा ना पाए, लेकिन अब वो पहले जितना पावरलेस भी नहीं रहा था। जिसके बाद वो बिना कोई सोल स्किल एक्टिवेट किए ही अपनी इंटेंट से रात के आसमान में घुलने जैसा महसूस करता है। जिसके बाद हुआ युहाओ सी गॉड्स पवेलियन से बाहर निकलकर आसमान में ऊंचा उड़ जाता है और कुछ ही पल में नजरों से गायब हो जाता है। और दूसरी तरफ एल्डर जुआन जो अपने कमरे में मेडिटेशन कर रहे थे, वो अपनी आंखें खोलते हैं और उनके चेहरे पर एक गर्मजोशी भरी मुस्कान आ जाती है और मन ही मन कहते हैं कि एल्डर मुएन, मैंने आपके लिए आपका सक्सेसर ढूंढ लिया है। जिसके बाद रात का आसमान बिल्कुल साफ था, शायद इसलिए क्योंकि दिन की उस भयानक फाइट ने सारे बादल और धुंध उड़ा दिए थे। और जैसे जैसे वो उड़ता गया उसे बिल्कुल अलग सी फीलिंग्स महसूस होने लगी थी। दूसरा सोल कोर पाने के बाद उसका कल्टीवेशन लेवल, उसके सेंसेस, उसकी स्पिरिचुअल पावर, यहाँ तक कि दुनिया को देखने का तरीका भी पूरी तरह बदल चुका था। जिसके बाद हुआ युहाओ को लगता है कि अगर पहले उसकी दुनिया की समझ सिर्फ एक हिमशैल की नोक थी, तो अब वो उसके पीछे छुपे पूरे यूनिवर्सल लॉज को भी समझ सकता था। उसे लगता है जैसे हर सिचुएशन में वो हर चीज को कंट्रोल कर सकता है। और दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये फीलिंग इतनी खास थी कि खुद हुआ युहाओ भी पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। उसे बस इतना लगता था कि हवा के सबसे छोटे पार्टिकल्स भी अब उसकी इंटेंट के अनुसार बदल सकते हैं। जिसके बाद उसे जो 3 डायमेंशनल दुनिया पहले समझ आती थी, वो अब अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती दिख रही थी। और दूसरा सोल कोर पाने के बाद उसे स्पेसेस और डायमेंशंस के बीच के गैप्स की भी थोड़ी थोड़ी समझ आने लगी थी। और भले ही वो डीटियान के लेवल से बहुत दूर था, फिर भी उसे यकीन था कि अगर वो इसी राह पर आगे बढ़ता रहा तो एक दिन वो भी स्पेशल पावर को गहराई से समझ पाएगा। और उसे अब उड़ने के लिए भी अलग से सोल पावर की जरूरत नहीं थी। हवा खुद उसके शरीर का एक हिस्सा सी बन गई थी। सिर्फ इंटेंट से ही उसकी स्पीड पूरी तरह कंट्रोल हो जाती थी। और इसी के साथ आज का हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। लेकिन इसके अगले एपिसोड में हमें वो सीक्रेट जानेंगे जो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जू तियानरन और जूजी के बीच का वो दर्दनाक सच, जिसमें जूजी अपने ही हस्बैंड को खत्म करना चाहती है, और हुआ युहाओ और जूजी के बीच वो कॉम्प्लिकेटेड फीलिंग्स जो शब्दों में कभी पूरी तरह कहीं नहीं जा सकती। और अब सवाल ये है कि क्या हुआ युहाओ जूजी की बात मानेगा, और क्या वाकई अगले 10 साल के लिए वॉर टल जाएगी। ये जानने के लिए अगले एपिसोड का इंतजार जरूर करिए। और ये पार्ट कैसा लगा कमेंट में जरूर से बताना। और हाँ, इस वीडियो में 5000 लाइक्स का टारगेट पूरा कर देना। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।